देखिए, कल हम लोग पॉलिटी का भारत के संविधान का एक संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने जाना। आन है आज हम लोग उसी संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। हर संविधान की कुछ अलग अपनी विशेषताएं होती हैं। भारत के संविधान की भी एक अपनी विशेषताएं हैं। विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन हम लोग उसी विशेषताओं का जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे जो मुख्य है, जिसके बारे में इसको एक अलग पहचान मिली है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, निर्मित एवं लिखित संविधान। भारत का संविधान निर्मित है और लिखित है। ये दोनों विशेषताएं हम एक ही पॉइंट के तहत आपको बता रहे हैं, एक ही पावर पॉइंट के तहत। निर्मित, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये एकाएक कहीं उत्पन्न हुआ नहीं है या एकाएक कहीं से लाकर इसको रख नहीं दिया गया है, बल्कि इसका अध्ययन के बाद, रिसर्च के बाद, इसका हमारे उस समय के जो ज्ञाता थे, जो विद्वान थे, विशेषकर संविधान के बारे में, विशेषकर व्यवस्था के बारे में, उन लोगों ने एक बहस के बाद इस संविधान का निर्माण कार्य पूरा किया। तो उसमें सबसे पहली विशेषता हम निर्मित के रूप में देखते हैं। कुछ ऐसे संविधान का भी जिक्र मिलता है विश्व में जो निर्मित नहीं है, जो लिखित नहीं है, बल्कि अलिखित है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान कहा जाता है। निर्मित उसको इसलिए नहीं कहते हैं कि वह एक जगह कहीं एक बाइंडिंग पुस्तक में नहीं लिपिबद्ध है। वहाँ की परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं, वो भी वहाँ के संविधान का पार्ट है। वहाँ के जो संसद के समय समय पर अधिनिर्णय दिए जाते हैं, वो भी उसके पार्ट हैं। वहाँ के जो जुडिशियरी के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, वो भी उसके पार्ट हैं। तो इस तरह से एक कोई, जैसे हमारे यहाँ विधिवत इसका संविधान सभा बनाकर इसका निर्माण किया गया, ऐसा ब्रिटेन में हमको नहीं मिलता है। जिस ब्रिटेन की व्यवस्था से हम ज़्यादा प्रभावित होकर यहाँ पे उसके अधीन रहकर हम लोगों ने जीवन जिया है, लेकिन उसका प्रभाव यानी संविधान का प्रभाव हमारे देश के संविधान पर नहीं पड़ा है। तो निर्मित है, ये स्पष्ट है, साथ ही लिखित भी है। जो भी बातें हैं हमारे संविधान में सब लिपिबद्ध है, सब कुछ लिखा हुआ है।
और उसी लिखी हुई बातों के कारण हमारा संविधान जो दूसरी विशेषता बनती है वो है विश्व का सबसे विशालतम संविधान, विशालतम संविधान या व्यापक, जो भी कहना हो, व्यापक या विस्तृत, यानी जितना विशद वर्णन हमारे संविधान में प्रावधानों का किया गया है उतना देश के किसी भी संविधान में आपको नहीं मिलेगा। विश्व का सबसे विशालतम संविधान है, यानी इससे बड़ा कोई संविधान हमारे विश्व में कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये एक अनोखी चीज़ हुई। ये सिर्फ हमारे देश के संविधान के साथ है और किसी दूसरे देश के संविधान के साथ नहीं है। विश्व का सबसे विशालतम, व्यापक या विस्तृत संविधान भारत का संविधान। लेकिन साथ ही ये समझना जानना भी आपको ज़रूरी है कि वास्तव में विश्व का सबसे व्यापक या विस्तृत या विशाल संविधान हमारा क्यों है, क्यों ऐसा हो गया। अमेरिका का संविधान जो केंद्रीय संविधान है वहाँ मात्र 7 अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेदों का संविधान है। स्विट्जरलैंड का 195 अनुच्छेद का है। बहुत ऐसे देश हैं जो सैकड़े में हैं उनके अनुच्छेदों की संख्या, लेकिन हमारे यहाँ 395 मूल में है ना। जब संविधान बन के लागू हुआ इतने अनुच्छेद हमारे यहाँ थे। विश्व का सबसे विशाल संविधान, क्या कारण, कारण जानना होगा। डाइवर्सिटी, यानी पहला कारण हो सकता है क्या, विभिन्नता। ठीक है, और कोई कारण जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये विशाल हो गया संविधान हमारा। 1935 एक्ट से लिया गया था। दूसरा 1935 के अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम से ज़्यादा हिस्सा लिया गया है। आपका कहने का मतलब ये है कि लगभग हम लोग कहते हैं 2/3 हिस्सा भारत के संविधान में 1935 एक्ट का है। इस वजह से बड़ा हो गया। क्या और कोई कारण दिख रहा है जिस वजह से विशाल संविधान हमारा बन गया? किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ और कारण हो सकता है? नहीं, बहुत सारे देशों से, हाँ एग्जैक्ट, अनेक देशों से इसके सोर्सेज जो हैं अनेक देशों से लिया गया है। यानी इसका जो स्रोत है, स्रोत अनेक देशों से लिया गया है। अनेक देशों से लिए जाने के कारण भी ये विशाल हो गया है। और किसी के नज़र में कुछ है बचा जिस वजह से हम कहते हैं कि ये व्यापक हो गया, बड़ा हो गया? थोड़ा सा माइंड पर जोर दें। किसी के भी ध्यान में कुछ आ रहा है कि हमारे देश का संविधान इतना विस्तृत और व्यापक क्यों हो गया, उसके पीछे ये कारण हो सकता है? क्या ऐसा कोई कारण आपके नज़र में? ये 3 कारण तो पता चल गया आपके बीच से ही, और भी कारण हैं अभी जो यदि आप लोग बता सकते तो बताएं, नहीं तो फिर मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, किसी के ध्यान में कुछ आ रहा है? प्रत्येक नागरिक के, जी, मतलब प्रत्येक नागरिक की जरूरत को, मतलब हर एक राइट्स को बहुत अच्छा
ठीक है। और चलिए केंद्र और राज्य के प्रावधानों का उल्लेख एक ही पुस्तक में होने के कारण, यानी जो भारत का संविधान है उसमें केंद्र और राज्य दोनों की व्यवस्थाओं का उल्लेख है। अमेरिका में है, जैसा कि हमने कल बताया था आपको, कि हर प्रांतों का एक अपना अलग संविधान है और सेंट्रल का यानी यूएसए का एक अपना अलग है, तो निश्चित तौर से वो छोटा होगा। हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी सेंटर की व्यवस्था भी उसी संविधान के पुस्तक में है, प्रांतों की शासन व्यवस्था का भी उल्लेख उसी पुस्तक में है, यानी भारत के संविधान में। इस वजह से भी ये व्यापक हो गया, बड़ा हो गया। और कोई कारण बचता है? केंद्र और राज्यों के प्रावधानों का उल्लेख एक ही पुस्तक यानी संविधान में उल्लेख होना एक कारण। और भौगोलिक वातावरण, एवं इसमें बता दिया है एवं विभिन्नता यानी संस्कृति, ये कुछ ऐसे मुख्य कारण है जिसके वजह से हमारा भारत का संविधान व्यापक हो गया है। सर, भौगोलिक वातावरण कैसे डिपेंड करेगा? हाँ, बता रहे हैं, क्रमशः बता रहे हैं आपको। डाइवर्सिटी, विभिन्नता, और विभिन्न हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में एक जैसी समानता नहीं पाई जाती है, अलग अलग समानताएं पाई जाती हैं उस क्षेत्र में। जैसे दक्षिण का अलग है, वहाँ के लिए प्रावधान भी कुछ विशेष किया गया है। पूर्वोत्तर के लिए कुछ अलग है, वहाँ प्रावधान कुछ अलग किए गए हैं, कुछ विशेष उनके लिए आर्टिकल देना पड़ा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए। सबको एक सूत्र में, एक संविधान में पिरोया जा सके, इसके लिए अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, वो 60 होने के बजाय वो बढ़ती चली गई। एक और आप जोड़ सकते हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विशद वर्णन भी हमारे भारत के संविधान में किया गया है, जो अन्य देश के संविधान में उतना व्यापक नहीं है, है ना। तो ये तरह तरह की विभिन्नताएं हमारे भारत के अंदर मौजूद हैं। उन विभिन्नताओं का उल्लेख, उनके लिए कुछ विशेष कैटेगरी, विशेष प्रावधान करने के लिए हमारे भारत के संविधान में अलग अलग अनुच्छेद और भाग रखे गए, जिसके वजह से ये बड़ा होता चला गया। ठीक है, जैसे आप लोग अभी 2-3 साल पहले यदि पढ़ रहे होंगे तो आप लोग एक जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 पढ़ते रहे होंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा उस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अब वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रावधान कुछ
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी किए गए हैं, जैसे नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय। इस तरह के जो प्रांत हैं, सिक्किम, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा 1935 का एक्ट, 1935 का अधिनियम, ये हमारे संविधान का बेस एक्ट है ना। आधारभूत संरचना इसी 35 के एक्ट पर बनी हुई है। यूँ कहिए कि लगभग 2/3 हिस्सा 1935 के अधिनियम का है, और रखना इसलिए पड़ा कि ये सारी व्यवस्था के भारत की जनता अभ्यस्त भी हो चुकी थी। 1935 के एक्ट में जो प्रावधान थे, जिसके अनुसार हमारी शासन व्यवस्था चल रही थी, कब से 1935 में एक्ट आता है, और ये लागू कब होता है पता है आप लोग? इस 35 के एक्ट के आधार पर निर्वाचन होता है और सरकार गठित होती है। 14 प्रांत हुआ करते थे उस समय भारत के अंदर, जिसमें 8 प्रांत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और शेष 6 प्रांत में मिलजुल कर सरकार बनी। और वो 1937 में सरकार का गठन हुआ इस एक्ट के तहत, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे सम्मिलित कर दिया ब्रिटिश एम्पायर ने। उसके विरोध में सभी की सभी सरकारों ने, जो भारत में इस एक्ट के तहत बनी हुई थी, बिल्कुल चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद जैसे आज जैसे बनती हैं वैसे उस समय बनी थी, और सबको एक साथ सब लोगों ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कोई सरकार नहीं बनी, और कुछ वर्ष बाद सब लोगों ने तय किया कि अब ब्रिटिश हुकूमत से हमको आज़ादी चाहिए, और आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन उसके रूप में आता है। तो 1935 के अधिनियम के हम अभ्यस्त रह चुके हैं, इसलिए इसको बेस बनाया गया। इसी बेस के आधार पर हम अपने संविधान में जो आवश्यक था, जैसे नाम चेंज करना था, नाम चेंज किया, उसके प्रावधानों को कुछ भारत के अनुकूल बनाना था, अनुकूल किया, लेकिन बेस यही रहने दिया 35 के अधिनियम को। 35 के अधिनियम में गवर्नर का पद था, आज भी वो गवर्नर का पद बना हुआ है। आपका जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, 1935 के अधिनियम में प्रावधान था। यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग का सोर्सेज कहाँ है, जैसे मौलिक अधिकार कहीं से लिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, तो ये संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये है 1935 का एक्ट। ठीक है, तो 1935 का एक्ट इतना अपने आप में व्यापक था। जब इसको हम अपने भारत के संविधान में शामिल किए तो हमारा संविधान ऑटोमेटिक व्यापक हो गया, बड़ा हो गया, है ना। और ये हमारी मजबूरी कह लीजिए या आवश्यकता कह लीजिए। 1935 के अधिनियम को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते थे, उसको शामिल करना ही करना था। क्योंकि जिस चीज़ के आप अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसे रात में सोने के अभ्यस्त हो गए तो आपको दिन में सुलाया जाए तो शायद वो संभव नहीं है, या आप दिन में सोने के आदी हो गए रात को सुलाया जाए तो ये संभव नहीं है। तो 1935 का अधिनियम एक ऐसी बाध्यता हमारे सामने रखा था जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, और इसको शामिल करने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा संविधान व्यापक हो गया। ठीक है, अनेक देशों से हमने सोर्सेज लिया है। जैसे मुख्यतः मौलिक अधिकार पहला आता है,
मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य का नीति निदेशकता तो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आपातकाल कहाँ से लिया है? जर्मनी से। संविधान का संशोधन कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। इसी तरह से राष्ट्रपति की व्यवस्था हम लोगों ने कहाँ से लिया है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से, निर्वाचन की। और राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। तो ऐसे ही अनेक देशों से हमने लिया है, जिसमें कनाडा से, जो हमारा संघात्मक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, जो एकात्मक की तरफ झुका हुआ है, वो हमारा कनाडा से है, जिसको हम अर्ध संघात्मक के रूप में ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, जिसके बारे में केसी वेयर ने कहा था कि भारत का संविधान क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक है। तो अर्ध संघात्मक यानी कल जैसा सोनू ने पूछा दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस स्पष्टता यही है कि पावर ऑफ सेपरेशन अमेरिकी संविधान में है, कनाडा और हमारे देश के संविधान में नहीं है। यानी शक्ति पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों बिल्कुल एक दूसरे से अटैच न हो, लेकिन हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका अटैच है, कनाडा में भी विधायिका कार्यपालिका अटैच है, अमेरिका में नहीं है। वो डिफरेंस कर देता है। तो सोर्सेज अनेक देशों से लिए गए हैं। तो क्या अनेक देशों से सोर्सेज जो लिए गए हैं, क्या उसको उसी रूप में रखा गया या चेंज किया गया? चेंज किया गया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे देश की परिस्थिति अलग है, ब्रिटेन की परिस्थिति देश की अलग है, अमेरिका की परिस्थिति अलग है। उसको अपने अनुसार यानी भारतीयों के अनुसार उसको चेंज करके उसको ड्राफ्ट में शामिल किया गया, रखा गया। तो ये सब करते करते अनेक देशों का अच्छी अच्छी व्यवस्था को शामिल करते 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 स्थिति ये हो गई कि संविधान हमारा व्यापक होता गया, बड़ा होता गया। कितना भी उसको कटौती किया जाए, लेकिन चूंकि अनेक हम और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास किया और अस्पष्टता हो इसका भी प्रयास किया गया। और इन दोनों के चक्कर में हमारा संविधान व्यापक होता चला गया। किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए आपको ज़्यादा व्यापक रूप से समझाना होगा। मैं जैसे पावर पॉइंट बताकर चुप हो जाऊं, शायद कुछ लोगों को समझ में आए या कुछ लोगों को ना आए, लेकिन उसी को व्यापक रूप से समझाता चला जाऊं तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाएगा। वही बात हमारे संविधान सभा के निर्माणकर्ताओं ने किया। उसको स्पष्ट करने के लिए उसको व्यापक जगह दिया, व्यापक तौर से विस्तृत रूप से उसको स्थान दिया, और इसलिए संविधान बड़ा होता चला गया। चौथे पावर पॉइंट की बात करें तो केंद्र और राज्य के लिए एक ही पुस्तक में यानी भारत के संविधान में प्रावधान का किया जाना। अनेक देशों में केंद्र का अलग, प्रांत के लिए अलग व्यवस्था है यानी संविधान की, लेकिन हमारा एक ऐसा देश है अनोखा जिसमें केंद्र और प्रांत के लिए एक ही पुस्तक है, भारत का संविधान, जिसमें दोनों के लिए विस्तृत प्रावधान मौजूद है। संक्षेप में नहीं, विस्तृत। यदि राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए व्यवस्था जो दी गई है वो भी संक्षिप्त नहीं है, व्यापक है, और केंद्र के व्यवस्था के लिए भी व्यापक है। तो इन दोनों व्यवस्थाओं का उल्लेख भारत के संविधान में ही है। एक ही संविधान है भारत का संविधान। इससे पहले हमारे देश में 2 संविधान था। कितना था? 2 था, एक भारत का और दूसरा जम्मू कश्मीर का। तो जब 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर में वहाँ के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था,
और भारत के और जितने प्रांत हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोकसभा का कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। वो अलग व्यवस्था उनकी थी। सिर्फ वो हमारे यहाँ से फाइनेंस भारत का चलता था, नागरिकता भारत की चलती थी, सिक्योरिटी भारत की होती थी और सारी चीज़ें वो अपना स्वीकार किए थे। झंडा भी जम्मू कश्मीर का अलग था, तिरंगा नहीं था। तो केंद्र और राज्य के लिए हाँ, अब तो इस समय वहाँ पे विधानसभा कार्य नहीं कर रही है, केंद्र शासित है ना। अब इलेक्शन होगा आगे तो फिर देखा जाएगा। केंद्र और राज्य के प्रावधानों का उल्लेख एक ही पुस्तक भारत के संविधान में उल्लेख होने के कारण हमारा संविधान व्यापक हो गया। ठीक है। भौगोलिक वातावरण, भूगोल का हमारे संविधान से क्या लेना देना है? हाँ? है कोई? क्या है? भौगोलिक वातावरण का भारत के व्यापकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मामले ले सकते हैं किसी क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश का जो मिट्टी है अधिक से उपजाऊ है, यही हम पूर्वी क्षेत्र में चले जाएं तो वे कम उपजाऊ हो जाएंगे, तो उनके लिए प्रावधान किया जाएगा अलग से। हाँ, देखिए हमारे देश में जो भौगोलिक वातावरण है वो भी एक जैसा नहीं। तो एक जैसा न होने के कारण कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं पे तीव्र बाढ़ आ जाती है। जैसे इस समय की बात किया जाए तो असम त्राही त्राही कर रहा है, तो वहाँ के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना पड़ेगा। भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें हर प्रांत के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रावधान करना पड़ेगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं को भी लगा था उस समय, और इसलिए उन्होंने भौगोलिक वातावरण का ध्यान में रखकर अलग अलग क्षेत्रों के लिए कुछ प्रावधान कर दिए। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो घोषित हैं कि वो बाढ़ पीड़ित रहेंगे, जैसे असम, प्रतिवर्ष वहाँ तबाही आएगी, तो वहाँ पे विशेष प्रावधान किया गया। फ्लड के कारण वहाँ पे अतिरिक्त ग्रांट भी जाती है उसके नाम पर, उसका प्रावधान हमारे इस संविधान में उल्लेख कर दिया गया। इसके अलावे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम गोवध को प्रतिबंधित रखे हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो गोवध और वन्य जीव को प्रतिबंधित नहीं रखा है।